हेलो फ्रेंड्स, सीटेट पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यदि आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीटेट फरवरी 2014 में प्राथमिक स्तर पर पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। करते हैं स्टार्ट। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देना है। काफ़ी ईजी होता है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए पैराग्राफ क्या है। शिक्षा की बैंक की अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो ये है आपका पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को आपने समझ लिया होगा अच्छे से। इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो बैंक के जो कॉन्सेप्ट है उसमें शिक्षा को किस रूप में माना गया है ये बताना है, बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते। शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं होते हैं। क्योंकि शिक्षक भी देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक भी सीखता है, तो शिक्षक भी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना या छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो हम इस गद्यांश के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है। शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है या परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से फटाफट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। ध्यान रखना है कि जो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना, तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग ही देने हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। जो गद्यांश का अर्थ कह रहा है उस अर्थ के अकॉर्डिंग ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश में डैश डैश पर करारा व्यंग किया गया है। किस पर करारा व्यंग किया गया है ये आपको बताना है। ज्ञानवान व्यक्तियों पर, उत्पीड़ितों की दशा पर, शिक्षितों की दशा पर या शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर।
क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है उसमें शिक्षक को सर्वोपरि दिखाया गया है, छात्र को हीन बताया गया है। तो इसी को जो इनके बीच में जो संबंध है उसी पर करारा व्यंग बताया गया है इस गद्यांश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु या जिज्ञासाशील। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जिज्ञासु। जिज्ञासा शब्द से जो विशेषण बनता है वो बनता है जिज्ञासु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता या विचारधारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वास्तविकता। वास्तविकता जो शब्द है उसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वास्तविकता वास्तव प्लस इक प्लस ता। तो यहाँ पर इक और ता दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं वास्तव में, जिसको मिलाकर बनता है वास्तविकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है केवल, एकांत, बहुत या बिल्कुल। तो नितांत का अर्थ है बिल्कुल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, नितांत। अगला प्रश्न है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। सिद्ध की जगह हम किस शब्द का यूज कर सकते हैं ये बताना है। प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित या प्रतिस्थापना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रमाणित। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रमाणित शब्द आ सकता है सिद्ध की जगह। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्कशक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य, सबसे जो अधिक उद्देश्य है वो क्या है। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर सबसे जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम अपनी जो बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकें, अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, लिखना क्या है। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। बताइए क्या होगा उसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एक तरह की बातचीत है। लिखना भी एक तरह की क्या है, बातचीत है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 1 के बच्चे डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए, घर परिवार पड़ोसी। ऑप्शन बी, घर परिवार परिवेश। ऑप्शन घर परिवार दोस्ती या फिर घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के बच्चे कहाँ से जो उन्हें प्राप्त होती है बोलचाल की भाषा के अनुभव जिनको वो विद्यालय लेकर आते हैं। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, घर परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार और परिवेश से प्राप्त, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बोलचाल का जो भाषा का अनुभव है वो कहाँ से होता है, बच्चों के घर से होता है और कहाँ से होता है, परिवेश से होता है। तो घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो।
किसके? अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन या अक्षर ज्ञान उद्देश्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अर्थ और उद्देश्य। शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। या फिर ऑप्शन डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव यहाँ पूछा है, नहीं है। कौन सा नहीं है? 3 पॉजिटिव ऑप्शन है यहाँ पर और एक नेगेटिव ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ये एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंत संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए भाषा कौशल के संबंध में? भाषा कौशल कौन से होते हैं? लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। ये 4 तरह के आपके भाषा कौशल होते हैं। इनके बारे में सही कथन है आपका, जितने भी कौशल भाषा के हैं ये सारे के सारे अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने का, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण का, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का, या फिर पढ़ने, लिखने और समझने का। तो भाषा जो है किसका उत्तम साधन है? बताइए किसका होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने के अगर हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो व्यवहारवादी का मतलब होता है व्यवहार में कैसे बात सीखते हैं आदमी। जैसे अपने आस पड़ोस से अगर बच्चा भाषा को सीखता है तो अपने घर से सीखता है। घर में जो बड़े बूढ़े उसके जिस तरह से बात करते हैं उनको वो कॉपी करता है और उसके अनुसार ही अपने आप बोलने की कोशिश करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकरण। अनुकरण के द्वारा, अनुकरण जो है ये एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है भाषा को सीखने का। अगला प्रश्न है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है किससे? पठन अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो देखिए पढ़ने में कठिनाई अगर हो रही है तो उस समय जो पठन विकार है उसको हम कहेंगे डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर या फिर परस्पर अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों को सीखना अनिवार्य है उनकी भाषाओं को। ऑप्शन सी, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, ऐसा भी ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन डी, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है।
कक्षा के अंदर भिन्न भिन्न भाषिक जो पृष्ठभूमि है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदी भाषी है, कोई अलग भाषी है, तो अगर कई तरह के भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों की भाषाओं को हम सम्मान देंगे, ये अनिवार्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा को आकलन करने का सबसे सर्वाधिक उचित तरीका होता है बच्चों को चित्र वर्णन करना और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? भाषा क्षमता है उसको सही तरीके से आकलन करने के लिए किस तरह का प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे? ऑप्शन ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसको कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। ऑप्शन डी, आजकल आम का दाम कितना है। तो भाषा क्षमता का सही आकलन अगर हम बात करें उसकी, तो उसके लिए हम देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। तो इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से आप बच्चे की जो भाषा क्षमता है उसका आकलन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, छोटी रचनाएं। ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन सी, रंगीन चित्र। या फिर ऑप्शन डी, सरल जानकारी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। जितनी विषय वस्तु रोचक होगी, इंटरेस्टेड होगी, बच्चा उतने ही आसानी से चीज़ों को समझेगा। तो बाल साहित्य के चयन के लिए रोचक विषय वस्तु होगी, तो उसके लिए सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों के आधार पर हम प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो पंक्तियाँ क्या कह रही हैं, नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो नोता, दूर देखती जिनकी पैनी, आंख भविष्य का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये पंक्तियाँ दे रखी हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। ऑप्शन ए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, या जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो स्वाभिमानी है, साहसी हैं और निर्भीक हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो इन पंक्तियों के आधार पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दृष्टि होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, दूरदर्शिता को से लैस होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऑप्शन ए, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना। ऑप्शन बी, उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ऑप्शन सी, स्वप्नशील रहना। ऑप्शन डी, सपनों को आमंत्रित करना। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, तम शब्द का पर्याय है यामिनी, रात, अंधकार या निशा। तो तम का पर्याय होगा अंधकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। यामिनी और निशा रात्रि के पर्याय शब्द होते हैं, जबकि तम अंधकार का पर्याय होता है। अगला प्रश्न है, नहीं झुका करते जो दुनिया से,
पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? ऑप्शन ए विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, ऑप्शन बी दुनिया के सभी देशों के सामने, ऑप्शन सी अन्यायी राजा के सामने, या फिर ऑप्शन डी दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो इसके भावार्थ की अगर हम बात करें तो उसके भावार्थ से हमें स्पष्ट होगा कि इन पंक्तियों में विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकने की बात की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या अभिमानी होना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, सीधी रीढ़। तो ये कुल मिलाकर जो हिंदी के प्रश्न थे हमने उसको डिस्कस किए, कुल मिलाकर 30 प्रश्न थे ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुए होंगे, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद आई है आपको अगर तो ये, ठीक है। और आपके कोई सुझाव हो, आप सुझाव को भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपके द्वारा जो भी सुझाव बताए गए हैं उनको पूरा अमल में लाने की, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।